देखिए, आप शालिल जी, आपकी बातों में बहुत सारी बातें आई। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जाता है। देश के और किस इलाके में दुर्गा पूजा बनता है? पश्चिम बंगाल में ही तो सबसे ज्यादा बनता है। दुनिया में, इंडिया में कहीं भी उससे ज्यादा पंडाल नहीं बनते। विसर्जन की बात होती है, विसर्जन 3 दिन 2 दिन हमारे यहाँ होता है। वो उस बीच अगर कभी मुहर्रम होता है तो स्थानीय प्रशासन को अधिकार होता है आगे पीछे करने का, कोई गैर संवैधानिक काम तो होता नहीं है। तो इसको इस तरीके से बोलना, भाई ममता बनर्जी की सरकार क्या हिंदू विरोधी है? हिंदू वोट नहीं देते हैं कि इस तरीके से बोल दिया जाए मैं थोड़ी ना कह रहा हूं दुर्गा पूजा होने नहीं दिया जाता। ये एलिगेशन आप ही ने बोला है, तब रोहित अग्रवाल कह रहे हैं बात। तो ये आपने सारे प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा कि कर्नाटक में हनुमान चालीसा नहीं सुन सकते आप, 5 लोग आएंगे आपको पीट कर चले जाएंगे। बोलिए मेरी बात है, मैंने किसी मंच से जाकर किसी रैली में कहा प्रेम कुमार जी सुनिए ना जी, आपने सारी बातों को जोड़ करके एक साथ रखा ना, तो सारी बातों का अलग अलग जवाब दिया जाए जी। ये हम कह रहे हैं। अब जैसे कर्नाटक में बात रखी है आरक्षण की, मुस्लिम आरक्षण वोटा, आप उसकी भी समीक्षा कर लीजिए। वो आरक्षण HD देवगौड़ा के ने लाया है ना। और वो ऐसा भी नहीं है, हिंदुस्तान में एक बात क्लियर कर लीजिए कि हिंदुस्तान में न कोई जाति के आधार पर आरक्षण दे सकता है, न धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकता है। नहीं तो कर्नाटक में हुआ ना, कर्नाटक में कैसे संभव हुआ फिर धर्म के आधार पर, जिस पर राष्ट्रीय आरक्षण आयोग ने भी ऐतराज जताया? हुआ ना, वो बोलने दीजिए। मैं स्पष्ट बता रहा हूं ना, इस देश में न कोई जाति के आधार पर आरक्षण दे सकता है, न धर्म के आधार पर दे सकता है, कोई नहीं है। आज हमारे यहाँ समूह बने हुए हैं, उन समूह SC समूह, ST समूह, OBC समूह, उसी तरीके से वहां भी उसमें 2B कैटेगरी बनी थी। उसमें कुछ जातियों को आरक्षण जो दिया गया, और वो आरक्षण HD देवगौड़ा के समय में दिया गया, वो मुसलमानों से इस्लाम धर्म से संबंध रखती है। अब HD देवगौड़ा ने जब दिया, उसके बाद से बीजेपी के साथ भी वो है। बीजेपी ने कितनी सरकारें चलाई हैं भाई, क्यों कभी विरोध नहीं किया? आप इलेक्शन के टाइम में आप बोलते हैं मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। ये जो 4% वाला आरक्षण, कर्नाटक वाला आरक्षण था प्रेम कुमार जी, बताएंगे उसमें से कम करके 2% लिंगायत और 2% वोकल को दिया तो गया था, वो भी तो SC ST OBC से आते हैं। अब उसको वापस से लाने की बात की भाई 4% मुसलमान को 2% दिया गया था, ये बोलना ही तो गलत है ना। ये बात बोलना ही गलत है कि मुसलमान को 2% दिया गया। 4% जो है 2+2 है ये, और ये बात मैनिफेस्टो में भी थी। कर्नाटक इलेक्शन के पहले जो मैनिफेस्टो आया था, मैं तो ये बात कह रहा हूं, 2 बातें हैं। एक तो मुसलमान बोलना गलत है तकनीकी आधार पर, क्योंकि जाति के समूह को दिया जाता है। दूसरा है कि अगर ये हुआ, मान लीजिए कि ऑब्जेक्शन है, तो बीजेपी की न जाने कितनी सरकारें इस बीच में रही, कभी आया एक भी ऑब्जेक्शन? कभी कोर्ट में गई बीजेपी की गलत है? नहीं। और JDU तो उनके साथ खड़ी है, JDU उनके नेता और वो दोनों मिल करके इसको इंडोर्स कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोल आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं इलेक्शन की वजह से इन मुद्दों को हवा दी जा रही है। आप कह रहे हैं इलेक्शन की वजह से इन मुद्दों को हवा दी जा रही है। दीपक रंजन जी के पास, उसके बाद फिर MIM के प्रवक्ता रंगरेज जी के पास आ रहा हूं। दीपक रंजन जी, बीजेपी कह रही है कि भाई कन्नौज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेम कुमार जी कंप्लीट कीजिए प्लीज। हाँ, मैंने 2 मुद्दे छुए, आपने कई मुद्दे उठाए थे, लेकिन ठीक है, वक्त कम होता है, आप दूसरे मेहमानों के पास जाएं, मैं फिर बाद में बोलूं। ठीक है दीपक जी, बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव माफियाओं के घर जाते हैं सिर्फ अपीजमेंट के लिए, आतंकियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेते हैं अपीजमेंट के लिए, और अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो कन्नौज का मुकाबला है, वहां बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि भाई ये मुकाबला पहले हिंदुस्तान बनाम नेपाल जैसा लग रहा था, लेकिन अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुकाबला हो गया है। देखिए विवेक जी, कन्नौज के सम्मानित सांसद जो है श्री सुब्रत पाठक जी का यह बयान हताशा और निराशा से जो है पूरी तरीके से इनको दर्शाता किस तरीके से हताश और निराश हो गए हैं। ये अभी चुनाव के हिंदुस्तान पाकिस्तान पे लेकर के आए। अरे वहां की देवतुल्य जनता ने इनको जिता करके इनको सदन का मुंह दिखाने का काम किया। ये किसको पाकिस्तानी कह रहे हैं? ये क्या वहां की सम्मानित जनता को पाकिस्तानी कहने का काम कर रहे हैं? अगर इनको पाकिस्तान से लड़ना ही है तो चले जाए पाकिस्तान, हम लोग भी इनके साथ चलेंगे। जाए वहां पे संसदीय का चुनाव लड़ लें, हम लोग भी इनका साथ देने का काम करेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? 10 साल में देखिए, पिछले 5 साल से जो है यहाँ पे वो सांसद हैं और सुब्रत पाठक जी, और 10 साल से इनकी हिंदुस्तान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, और 7 साल से इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अभी हमारे काबिल दोस्त भाई रोहित अग्रवाल जी इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे थे। इनहेरिटेंस टैक्स पे जब कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि ये उनका निजी बयान है, और सैम पित्रोदा जी ने भी कहा कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं, ना ही मैनिफेस्टो से कोई इसका लेना देना नहीं है, ना ही ये
इंप्लीमेंट होने जा रहा है। तो हमारे आदरणीय प्रेम कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके की ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके की विवेक जी ये लोग बातें कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक आएगी या इंडिया की गठबंधन की जब सरकार बन जाएगी, इसको तो देखिए कहीं ना कहीं लोग ने मान लिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं अपने भाई अपने मित्र रोहित अग्रवाल जी को, इनहेरिटेंस टैक्स जो है, विरासत टैक्स जो है वो कर रहे हैं हिंदुस्तान में, लग रहा है ना ऐसी कोई बात है। वो चूंकि शिकागो में बैठे थे वहां पर उन्होंने बात कही, लेकिन आप खुद ही देखिए जो सांसद जो है गालिबाज सांसद, उनकी आप 5 साल का अगर आप उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए तो किस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने गालियां देने का काम किया। पाल समाज को उन्होंने गाली दी, उन्होंने लोधी समाज से कहा कि कोई फ्री में तुमने हमको वोट थोड़ी ना दे दिया, तुमने पैसा लेकर के हमसे वोट दिया है। तो जनता इन सारी चीजों का आकलन करेगी और इसी आधार पे विवेक जी वोट देने जा रही है। और ये इनके फ्रस्ट्रेशन और डिस्परेशन को दर्शा रहा है कि किस तरीके से फ्रस्ट्रेट और डेस्परेट है ये, क्योंकि हार इनको सामने दिख रही है। ठीक है आदरणीय सुब्रत पाठक जी को अभी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया। जी आ रहा हूं दीपक जी। संजय जी क्या मजबूरी है? विवेक जी, जैसे अभी मैं सुन रहा सुब्रत पाठक जी का जो वक्तव्य है कि ये मुकाबला जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच है, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि जो मुकाबला पाकिस्तानी चुनाव में, मुझे बताइए ना। अरे आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। देखिए पाकिस्तानी मैं जानना चाह रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर कौन पाकिस्तानी जो वोट भी कर रहा है, जो ईवीएम मशीन तक भी जा रहा है, जो पोलिंग बूथ पर भी जा रहा है, जिसको चुनाव आयोग ने इलेक्शन में वोटर आईडी कार्ड भी दिया हुआ है। सर यहाँ पे जनता की बात हो रही, जनता की बात नहीं हो रही है, यहाँ विचारधारा की बात हो रही है। जिसके विचारधारा जिन्ना की विचारधारा से मिलती हो, यानी समाजवादी पार्टी, उसको पाकिस्तान कहा गया। कन्नौज की जनता किसी पाकिस्तानी नहीं बना। कन्नौज की जनता इस देश की जनता, सम्मानित जनता है। और जनता ने अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की विचारधारा पाकिस्तानी विचारधारा। अच्छा बताइए, जिस व्यक्ति की विचारधारा है उस पार्टी की विचारधारा जो आतंकवादियों के साथ हो, आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए झगड़ा कोशिश कर रही हो, आतंकवादियों को पैरवी कर रही है, उसमें हाई कोर्ट का आके हस्तक्षेप करना पड़ा है, तो उस विचारधारा को क्या कहेंगे? नंबर 1। नंबर 2, उस पार्टी का अलायंस उस पार्टी से है जिसकी विचारधारा जिन्ना की विचारधारा से मिलती है। वो बोलता हम तो भैया क्या कहते हैं उसको, पर्सनल लॉ को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम जो माइनॉरिटीज है उनको और वजीफा दे करके विदेश भेजेंगे। माइनॉरिटीज में मतलब मुस्लिम्स नहीं, सिर्फ मुस्लिम समाज से की जा रही है। तो ऐसी विचारधारा की पार्टी को ही पाकिस्तान की विचारधारा कहा जाता है, जिन्ना की विचारधारा कहा जाता है। जो पॉइंट नंबर देखिए, जो इनका मैनिफेस्टो है तकरीबन 48 पेज का, 344 पॉइंट्स है। उसमें पैराग्राफ जो 3 है उसके अंदर जो 6, 7, 8 पॉइंट है, बोलेंगे मैं पढ़ के सुना दूंगा। पूरे के पूरे विचारधारा 1939 के जिन्ना की विचारधारा से। तो आप जब उस विचारधारा को लेके चलते हैं तो उसका मुहावरा बन जाता है। मुहावरे में विवेक जी और कहा जाता है, चोर चोर मौसेरे भाई। क्या चोर चोर मौसेरे भाई होते? नहीं होते, कहावत है। तो वैसे ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, जिसके विचारधाराओं की, एक पाकिस्तानी की विचारधारा यानी जिन्ना की विचारधारा, और एक हिंदुस्तान जो प्रिय हिंदुस्तान की विचारधारा हो, हिंदुत्व की विचारधारा रखता हो, इस संस्कृति की विचारधारा रखता हो, इस समाज की विचारधारा रखता हो। दीपक रंजन जी से जवाब लूंगा, लेकिन मेहरुद्दीन जी और सैयद जवाद हमारे साथ बचे हुए हैं, उनसे जल्दी जल्दी रिमार्क्स लेते हैं। मेहरुद्दीन जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति आखिर बार बार क्यों, जब सर्व समावेशी समाज में हर किसी को आगे ले जाने के लिए सरकार न सिर्फ प्रतिबद्ध है बल्कि सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। संविधान ये अधिकार हर नागरिक को देता है कि वो अपने मूल अधिकारों की बात कर पाए, और बात न्याय पत्र से होकर, मोदी गारंटी से होकर हिंदू मुसलमानों तक क्यों आ जाती है? देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री एक सभा में जो है ऐसे बोलते हैं जैसे कोई देश का हिटलर बोल रहा हो, देश का तानाशाह बोल रहा हो, और जो खुद ही मंच से हिंदू मुसलमान करता हो, मुसलमानों को घुसपैठिया बताता हो, 20 करोड़ मुसलमानों को इस देश में घुसपैठिया बताता हो, तो आप देखें हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है। हिंदू मुसलमान कपड़ों से पहचानने की बात कौन करता है, शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है, 80-20 की बात कौन करता है, और बटन इतनी जोर से दबाओ कि शाहीन बाग तक जो है करंट जाए। तो ये बातें भाजपा को सूट करती हैं, और वो समाज में विभाजन करने के लिए और हिंदू भाइयों को डराकर तुष्टीकरण की जो राजनीति करती है, तो भाजपा को ये सूट आता है हिंदू मुसलमान, और तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही हिंदू मुसलमान। जब योगी जी जब वहां पर यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा, तो फूलों से हेलीकॉप्टर से फूल डाले जाते हैं, तो किसी मुसलमान ने तो ऐतराज नहीं करा। मगर जब मुसलमानों की कोई नमाज पढ़ लेता है जहां जहां भाजपा की सरकार है, या कोई अपराध कर देता है, तो उसको सजा उसके पूरे परिवार को मिलती है, उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। ये भी तो कह रहे हैं कि भाई कर्नाटक में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देते हैं, बंगाल में रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने देते हैं। आपके नेता कहते हैं कि मस्जिदें छीनी जा रही हैं, जबकि सब कुछ जो कुछ भी इस देश में हुआ अदालती प्रक्रिया के तौर पर हुआ।
फिर कहते हैं कि भाई मुसलमानों को जीने नहीं दिया जा रहा है। ये भी तो अपीजमेंट है ना देखिए, जब रंगरेज जी, अगर इतनी ये उन भी लोगों ये को भी अपीजमेंट है। सुन तो लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। फिर मोदी जी को 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, हाँ। तो वो अपना जवाब क्यों नहीं बताते कि जब आज तक वहां पर जो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जा रहा, हाँ। तो उसका कसूरवार कौन है? केंद्र में किसकी सरकार है? तो इसका मतलब तो यह है कि वही बात हो गई जो मैं कह रहा था, वही आप अपने मुंह से कह रहे हो, सच बता रहे हो कि कैसे कहना है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। 15% मुसलमानों से 100% हिंदू भाइयों को डराकर राजनीति हो रही है और उनका वोट लिया जा रहा है। ठीक है, जानबूझकर उनको डराया जाता है, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारे तो आपके संसाधन नेता भी तो छीन यही लेंगे। करते हैं सर अरे कि तुम्हारी सरकारी जॉब में मस्जिदें छीन लेंगे, मुसलमान तुमको सिर्फ जीने नहीं 2% है। देंगे, अभी भी संभल जाओ, अभी वक्त है, जाग जाओ, उठ जाओ, मॉर्निंग में अलार्म क्लॉक लगा लो, देर से सोना बंद कर दो। ये क्या है? ये जाग जाओ, उठ जाओ, ये इस तरह की बातें भी तो अपीजमेंट है। आप वाइस वर्सा देखिए, आप दोनों तरफ की बात कीजिए, बराबर इक्वल बातें सामने आएंगी। मैं कह रहा हूं हर नेता इसी ट्रैक पर, हर पार्टी इसी ट्रैक पर क्यों है, इसका जवाब मैं चाह रहा हूं। ठीक है रंगरेज जी, आपके पास वापस लौटूंगा। सैयद जवाद से इसी सवाल का जवाब चाहूंगा। जवाद भाई बताइए। जी, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर हो जाना। देखिए क्या है, मैं सोच ही रहा था और 2-3 दिन पहले जब आप किया था तो मैंने कहा बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान की भी एंट्री होगी और अभी जो है वो बाबर की भी एंट्री भी होगी और उसके बाद जिन्ना की भी एंट्री होगी। जैसे ही चुनाव आते तो कबर फाड़ करके ऐसे मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी ले आ रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि देश का चुनाव हो रहा है और साहब एक तरफ इंडिया अलायंस है जो मोहब्बत की बात कर रहा है और साहब को तो मोहब्बत से ही डर लगता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मोहब्बत से डर लगता है। और सच्ची अगर कोई पाकिस्तानी प्रेमी है तो हाँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और मैं उसको 4 नजीर आपको पेश करता हूं जी। अभी देखिए, बगैर क्लियरेंस लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ यहाँ पहुंच जाते हैं, कभी मलियाबादी आम लेकर के जाते हैं, शॉल लेकर के जाते हैं, उनके हाथ में हाथ डाल करके गले मिल करके झप्पी पा करके आते हैं। और हैरत की बात यह होती है, जिन्होंने जिन्ना की तारीफ करी, जिन्ना की मजार पर जा करके चादर पेश करी और उनकी तारीफें करी। भाई सैयद जवाद, संजय जी को स्क्रीन पर लाइए प्लीज, एक स्क्रीन पर बोलिए सैयद जवाद। हाँ, और हैरत की बात यह होती है जब अपने देश के अंदर पठानकोट होता है, हमसे मर जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अपने देश के अंदर पठानकोट होता है तो ये आईएसआई को यहां बुलाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। आइए अब पूर्व प्रधानमंत्री जी के देखें के अंदर जाते हैं, नवाज शरीफ की सरकार चलाते हैं, करगिल हमको मिलता है, हमारे जवान, उसके बाद परवेज मुशर्रफ को यहां बुला करके गलबला करते हैं। ये है इनका पाकिस्तान प्रेम। आज तक दो अल्फाज नहीं बोले लगे। सच्चा पाकिस्तान प्रेम जो है वो भारतीय जनता, और आज भी बैकडोर बात होती है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आप कह रहे हैं बैकडोर पाकिस्तान से बातचीत होती है कि अभी जो है नहीं होती है क्या? नहीं अब होती। अब आप कह रहे हो, आपके पास फैक्ट होगा, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, वो आपको जानकारी होगी, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कल को हो सकता है एनआईए आपको फोन करके पूछेगी भाई आपके पास ऐसी जानकारी कहां से, तो मैं पार्टी थोड़ी बनूंगा, मैं तो बोलूंगा सैयद जवाद बोल रहे थे, इनके पास जानकारी है, हमने उनके बयान से अपने आप को अलग कर लिया। जी सुनिए तो, इनके पास सुनिए तो, हाँ सुनिए, तालिबान की सरकार जो मौजूदा इस वक्त है, अभी एंट्री हो चुकी है क्योंकि योगी जी ने बोल दिया, तालिबान की जो मौजूदा सरकार अफगानिस्तान में है। हाँ। आप जरा गाड़ी रोक लीजिए, आपका कनेक्शन आ जा रहा है या थोड़ा सा नेटवर्क ढीला पड़ रहा है सैयद जवाद जी। विवेक भाई जी विवेक भाई, हैरत की बात यह है कि इतने ध्रुवीकरण वाले बयान दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? जी, चुनाव आयोग ने नोटिस तो दिया है सैयद जवाद। चुनाव आयोग ने आज बीजेपी को भी नोटिस पकड़ा है, कांग्रेस पार्टी को भी नोटिस पकड़ा है। चुनाव आयोग देखिए बहुत मेहनत करता है। चुनाव आयोग पे इस तरह से आप लोग सवाल उठाएंगे और खुदा ना खास्ता आप लोग अगर चुनाव जीत गए तो फिर क्या कहेंगे, चुनाव आयोग बहुत बढ़िया। चलिए मैं उस डिबेट पर अभी नहीं आता हूँ, बस आप बहुत मैं संजय राणा जी से आपके आरोपों का जवाब लेता हूँ। छोटी सी बात देखिए, छोटी सी बात कर देते हैं। अब 10 सेकंड मांग रहे हैं, 10 सेकंड में पूरा कर लिया, 20 सेकंड ले लो भाई, अब बोलिए। विवेक भाई, इस वक्त जनता जो है
वो खुद मैदान में खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नोटबंदी के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते, जब जो है इन्होंने कहा था कि हमने जो है आतंकवाद की कमर तोड़ दी। अग्निवीर के नाम पर क्यों नहीं वोट मांगते हैं कि हम बहुत अच्छी जो है लेकर के स्कीम आए हैं। जो कृषि कानून बिल लेकर के आए थे किसानों के हित अरे में। भाई साहब, आप इंडिया उसके नाम गठबंधन पे का भी वोट तो क्यों नहीं अपना मांगते? मैनिफेस्टो है। स्मार्ट सिटी के नाम जी। पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? मैं बताइए यही तो ना, कह रहा हूं, क्यों मेरा नहीं मांग रहे? पहला सवाल अगर आपने शायद सुना होता, मेरा पहला सवाल यही था। न्याय पत्र 2024 और मोदी की गारंटी से आगे बढ़कर ये चुनाव हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान पर आ गया। संजय राणा आपको जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य की बात, इन्होंने बोला कि पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन आई। अरे भैया, आपके पास पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन तो आएगी। मणिशंकर अय्यर आप ही के पार्टी के हैं और आपको पता है कि आपके संबंध कितने अच्छे हैं, मधुर संबंध। अरे भाई साहब, आपके बीच में बोला नहीं, अब शांत हो जाओ। मनीष सुब्रमण्यम स्वामी तो तुम्हारा एजेंट है यार, शांत हो जाओ। सुनो, देखिए अभी चर्चा कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जब भाई रोजगार पे चर्चा होनी चाहिए, चुनाव होना चाहिए, बेरोजगारी पे होनी चाहिए, चुनाव होना चाहिए, डेवलपमेंट पे। ठीक है, अरे सही जवाब सही एक-एक करके, सही जवाब एक-एक करके। शांत हो जा। मालूम है 30 सीट भी नहीं आ रही, बौखलाहट बहुत है। राहुल गांधी 3 दिन से गायब हो गए थे, शायद वापस फ्रेश होके आ गए होंगे।